Okay. So yes, good morning all. Good morning online students. Am I audible? Yes, online students. Am I audible? हेलो हेलो एवरीवन। यहाँ पे तो दिख रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहे तुम लोग। ऐसा क्यों भाई? हाँ तो गुड मॉर्निंग का भी तो रिप्लाई देना चाहिए। ओके। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, अभी आवाज आ रही है ना? हाँ। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देख रहे थे हम। इसमें हमने एक टास्क एग्जीक्यूट अगर होना है यूजिंग द कंप्यूटर, मतलब जो लॉजिकल टास्क हमारे होते हैं डेली लाइफ में, तो लॉजिकल टास्क कंप्लीट करते समय वो प्रोसेस कैसे किया जाता है, उसका फ्लो क्या होता है, कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन उतना हमने देख लिया। जिसमें पहले हमें इनपुट पास करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होगी, एंड देन यू विल गेट द आउटपुट। ओके, तो हमने इनपुट डिवाइसेस देखे, फिर हमने आउटपुट डिवाइसेस देखे, प्रोसेसर के बारे में देखा, इतने थोड़े बहुत उसके प्राइजेस वगैरह भी हमने देख लिए कि कितने हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि अगर तुम लोग घर पे पीसी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो या बाहर से कुछ लैपटॉप वगैरह कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे हो, सो मे बी दिस विल बी दी यूजफुल फॉर यू। ओके, या उतना तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम सामान मोस्टली यूज करते हैं, या जैसे कि हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उतना प्राइस रेंज तो हमें पता होना चाहिए। जो मतलब कि हमारे यहाँ पे होता है कि लाइक बाइक अगर है हमारे पास, कार अगर हमारे पास है, तो एटलीस्ट उसका सर्विसिंग करने के लिए हमें आना चाहिए, राइट? वो नहीं आता वो अलग बात है। लेकिन आना तो चाहिए। तो अगेन वही देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से फ्लो, और उसके साथ साथ और डिटेल में देखेंगे अभी। ओके। सो यहाँ पे इनपुट था, राइट? देन यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही थी, जो प्रोसेसर कर रहा था, एंड थी आउटपुट। ठीक है, मैं ये इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस नहीं लिख रहा हूँ, वो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, राइट? अब फ्लो में पहले इनपुट पास करेंगे, उस पर कुछ तो भी प्रोसेसिंग होगी, एंड देन यू विल गेट द आउटपुट। यही फ्लो था। हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि अगर एडिशन करेंगे तो दो नंबर की अगर एडिशन करनी है, तो यहाँ पे दो नंबर्स मिलेंगे, दो नंबर और एडिशन करनी है, ये हम पास करेंगे, ये हमारा इनपुट होगा। उसके बाद यहाँ पे वो जो दो नंबर है 10 एंड 20 एग्जाम्पल, तो 10 और 20 के एडिशन होगी तो 30 यहीं पे मिलेगा, रिजल्ट यहीं पे होगा प्रोसेसिंग करते समय। बस ये रिजल्ट को डिस्प्ले करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं मॉनिटर पे ये रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करूंगा, सिर्फ प्रोसेसिंग करके रखूंगा, तो चलेगा क्या? नहीं। रियल लाइफ में यही सिनेरियो अगर है, यू आर सेइंग कि सर मुझे दो नंबर के एडिशन परफॉर्म करके दे दो, तो दो नंबर के एडिशन परफॉर्म करने के लिए मैं क्या कहूंगा, चलो मुझे दो नंबर दे दो। तुम वो दो नंबर्स मुझे पास करोगे, फिर मैंने एडिशन प्रोवाइड कर दी, मुझे मिला है सर, रिजल्ट है मेरे पास, लेकिन मैं अगर तुम लोगों को रिजल्ट नहीं बताऊंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, वापस रिजल्ट भी तो बताना पड़ेगा। तुमने इनपुट दिया है तो तुम्हें आउटपुट भी तो मिलना चाहिए एज ए यूजर। तो यहाँ पे वही टेक्निक यूज होती है, रियल लाइफ सिनेरियोज ही इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं यहाँ। ये बात याद रखो। रीजन कभी भी थिंकिंग अगर करनी है, कहीं पे स्टक हो गए हो, इवन इनटू द प्रोग्रामिंग, रियल लाइफ थिंकिंग करना मत बोला। रियल लाइफ सिनेरियो से ही हमारे सभी डाउट्स क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? देन
अभी और प्रोसेसिंग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। हमने कहा लॉजिकल टास्क कंप्लीट करने के लिए तो यूज किया ही जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था, कुछ लोग कह रहे थे कि सर डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए, राइट। प्रीवियस टाइम्स में कैसे होता था कि अभी तुम लोगों के पास वो 5G वगैरह है तो तुम लोगों को टेंशन नहीं है। हमारे समय पे 5G 4G नहीं होता था, 3G होता था। और 3G भी होता था ऊपर से, अगर ये रिचार्ज का अगर प्राइस देख लेना अभी से, मतलब कि कुछ 7-8 साल पहले रिचार्ज का प्राइस इससे भी ज्यादा दुगना था। 1 GB के लिए हमें कुछ 50 रुपए देने पड़ते थे, 50 to 60 रुपीज। आई थिंक 99 रुपीज पे कुछ तो भी 1.5 GB ऐसा कुछ तो भी मिलता था। ये प्रॉब्लम थे तब। अभी क्या टेंशन है, दिन में 2-2 GB ऐसे ही आता है। ऊपर से अभी वो 4G वाला तो यूज ही नहीं करते तुम लोग। तुम लोग कौन सा यूज करते हो? डायरेक्ट 5G वाला अनलिमिटेड चल रहा है सर, वो कोई टेंशन लेते बैठेगा। जितना भी आया है उतना चलो करने दो। तो ये अभी के लिए अनलिमिटेड है तो तुम लोग मूवीज वगैरह सब ऑनलाइन ही देखते हो। हमारे समय में ऑनलाइन में मूवीज देखना मतलब कि टेंशन। अमीर आदमी ऐसे करते थे, ऑनलाइन मूवीज देखते थे। तुम लोग अभी अमीर बन गए हो। तो हमारे समय ऐसा सिनेरियो नहीं था कि तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्टली ऑनलाइन पे मूवीज देखोगे एंड ऑल। यूट्यूब पे भी अगर मूवीज देखनी है ना तो हमें उसका रिवॉल्यूशन 144 पिक्सल करते बैठना पड़ता था। मतलब 144 पिक्सल में हम मूवी देख रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर वो मूवीज कैसे देखेंगे? तो बीच बीच में हम क्या करते थे, अगर हमें मूवीज देखनी है, एक रिसेंट नई मूवीज आई है तो ऑब्वियसली मूवीज लीक्स तो होती है। तो मूवीज देखनी है तो क्या करेंगे? फिर हम क्या करते थे, एक वोडाफोन आइडिया वाले जो थे, वोडाफोन का था, वोडाफोन आई स्टिल रिमेम्बर। 12 रुपए को ना उनका 2 दिन के लिए 500 MB का डेटा आता। तो 300 MB में डाउनलोड कर लो, 200 MB ऐसे ही और डाउनलोड करने के लिए एंड उसमें चला जाएगा। तो 300 MB डाउनलोड वगैरह हो जाएगा, ऐसा एक सिनेरियो था। तो हम मूवीज अगर देखनी है हमें, चलो अब सैटरडे संडे आ रहा है, अभी मूवीज देखनी है, फ्राइडे को हम क्या करते थे, फ्राइडे को या थर्सडे को ही वो 12 रुपए का वो एक कार्ड मिलता था। तो वो कार्ड स्क्रैच करो, वो नंबर डालो, हमें रिचार्ज मिल जाएगा। मतलब देखो ये स्ट्रगल समझ में आ रही है? इसे कहते हैं स्ट्रगल। तुम लोग यहाँ से आते हो, बीच में ट्रैफिक मिलता है, तुम लोग कहते हो सर स्ट्रगल है ये वो। तो ये हमारे लेवल की स्ट्रगल थी, कुछ अलग ही स्ट्रगल थी। तो अब ये को आप करके बैठ दिया, मतलब कि हम, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब ये ऐसे कर दिया तो हमने क्या करना है, डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद ना अभी लैपटॉप पे है अवेलेबल, लैपटॉप अवेलेबल है तो ये मूवी को क्या करो, स्टोर करके रख दो हार्ड डिस्क में। तो एवरी मूवीज को स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि बाद में अगर कभी लगा अरे चलो वो पुरानी मूवी फिर से एक बार देख लेते, फिर से देख सकते, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारे दिमाग में चल रहा है। तो ये स्टोरेज वाला सिनेरियो तब से है कि तब से पुराने पुराने मूवीज जो थी, मतलब 180 पिक्सल वाली मूवीज तो हमने कभी देखी ही नहीं थी। 1080 पिक्सल वाली 360 पिक्सल भी मिली तो बहुत बढ़िया है। हमारे बढ़िया क्वालिटी होती थी। इतना ही छोटा मोबाइल होता था वो चैट ऑन, तो उसमें ही देख लेते, क्वालिटी भी बढ़िया लगती थी। अभी का 720 पिक्सल, वहां पे 360 पिक्सल भी ज्यादा बढ़िया लगता था। उतना तो अभी 720 पिक्सल भी नहीं लग रहा है। क्वालिटी कम हो रही है, क्या कम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ चल रहा है यार। स्टोर करने पे आते हैं कि मैंने क्या कहा कि ऐसे डेटा जो है वो हम स्टोर करके रख सकते थे। अब स्टोर करके रखने के लिए भी तो हम यूज कर रहे हैं ना कंप्यूटर पे, लॉजिकल टास्क कंप्लीट करने के लिए रख रहे हैं क्या? नहीं। इवन यू कैन यूज अ सिस्टम एज अ स्टोरेज, जिसमें तुम तुम्हारे फाइल स्टोर करके रख सकते हो, तुम तुम्हारे मूवी स्टोर करके रख सकते हो, अगर तुम्हारे पास फोटोज है वो स्टोर करके रख सकते हो, तुम्हारे जो भी बायोडेटा होगा, बायोडेटा मतलब कि वो वाला बायोडेटा, सीवी वाला बायोडेटा कह रहा हूँ मैं अभी के लिए, दिमाग में वही चल रहा होगा तुम लोगों के, तो क्या कर सकता हूँ। तो बायो सीवी वाला ओके, मतलब कि सीवी अगर है तो वो भी बहुत ज्यादा आगे शेयर करना पड़ता है, तो हम वो भी स्टोर करके रख सकते हैं, एज अ स्टोरेज भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम परमानेंट अगर स्टोरेज करना है तो, या फिर स्टोरेज के बारे में हम देख रहे हैं, तो स्टोरेज के लिए कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे पास इन कंप्यूटर सिस्टम? व्हाट कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू स्टोर अ डेटा? रैम, रैम एंड रोम, ओके। और ठीक है, अब रैम रोम हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ आ रहा है, सिनेरियो के साथ साथ ये ऑब्वियसली कैटेगराइज हो जाएंगे।
जैसे मैं कहूंगा मुझे परमानेंटली डेटा स्टोर करना है तो कहाँ पे स्टोर करूंगा मैं? परमानेंट डेटा स्टोरेज के कंपोनेंट्स कौन से हैं? कौन है रोम? तो हार्ड डिस्क को रोम कहता है क्या? हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वो क्या होती है? हार्ड डिस्क होते हैं ना। तो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर है, परमानेंट अगर तुम्हें स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे। रोम के बारे में बाद में आएंगे, उसको थोड़ा सा साइड में रख दो। हार्ड डिस्क के बारे में अगर हम देखेंगे तो हार्ड डिस्क में भी मल्टीपल मल्टीपल सिनेरियोज है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो मैं दो कैटेगराइजेशन कर देता हूँ, एक EHDD कैटेगराइजेशन एंड देन SSD कैटेगराइजेशन। कि हार्ड डिस्क के अंदर ही दो अलग अलग तरीके से मेमोरीज होती है, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, अलॉन्ग विद दैट उसे ही हम परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं, और उसके हम नॉन वोलाटाइल स्टोरेज भी कहते हैं। तो प्रोसेसिंग करनी है अगर तुम डेटा स्टोर कर रहे हो तो यहाँ पे आते हैं हार्ड डिस्क पे। तो ये जो हार्ड डिस्क है, इसके अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, फाइल्स रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, डेटाबेसेस भी रख सकते हैं, वो भी तो फाइल में ही स्टोर होगा, वही स्टोर किया जाएगा फिर अंदर। वो भी एक फाइल ही होती है डेटाबेस मतलब भी। गेटिंग? यहाँ तक क्लियर है? तुम अगर कुछ इंस्टॉल कर रहे हो तो जो इंस्टॉलेशन होता है वो भी कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है। कि वो जो डेटा, मतलब कि तुम्हारे पास एक फाइल है, कभी इंस्टॉलेशन किया होगा तो, नहीं किया होगा तो समझ लेना, और उस पर अभी डाउट मत निकालना, क्योंकि अभी के लिए तुम लोगों ने किया नहीं है इसको, जैसे ऐसा समझ लो कि भाई ने बोला है ना, तो अदरवाइज करके देख लो फिर बाद में। .exe नाम से हमारे पास सबको देखा फाइल हमने इंस्टॉल डाउनलोड कर दी। अब उसको इंस्टॉल करना है, नोटपैड हो सकती है या दूसरी हो सकती है। उस exe फाइल को इंस्टॉल करने के लिए हमने डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर दिया। लिटरली होता क्या है, वो पूरे के पूरे जितने भी फाइल्स है वो .exe फाइल्स में स्टोर होके आ गई है। .exe मतलब कि वो जो इंस्टॉलेशन इंस्टॉलर वाली फाइल्स होती है, ठीक है, जिसके अंदर उसको हम एप्लीकेशन फाइल्स भी कहते हैं लिटरली। एंड दैट फाइल, वो फाइल कैसे होती है, उसमें से अनजिप किया जाता है। तो उनमें से जो भी हमारे प्रोग्राम लेवल फाइल्स होती है, वो प्रोग्राम लेवल फाइल्स अनजिप करके हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता है। तो कभी भी तुम अगर चेक करोगे तो वो जब भी इंस्टॉलेशन करने के लिए पूछेगा तो वहां पे बताया जाएगा कि इसको इंस्टॉल कहाँ पर करना है। हार्ड डिस्क का वो पाथ मुझे मेंशन करके दे दो। किया है कभी? टर्बो सी प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है? तो उसको इंस्टॉल करते समय वो पाथ पूछता है, ऑटोमेटिकली वो चेक करता है कि विंडोज के अंदर कहीं पे तो चेक करना है, उसको स्टोर करना है, या सी ड्राइव के अंदर कहीं पे उसको स्टोर करके रखना है, प्रोग्राम फाइल्स उसके अंदर। राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका मतलब तुम जो इंस्टॉलेशन कर रहे हो उसका भी परमानेंट डेटा स्टोर कहाँ पर है? इनटू द हार्ड डिस्क। ये मैं मोबाइल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लैपटॉप के बारे में कह रहा हूँ। मोबाइल के बारे में थोड़ा सा अलग सिनेरियो आएगा, उसमें भी इंस्टॉलेशन होता है लेकिन डेटा स्टोर अलग तरीके से किया है। यहाँ पे देख लेते तो ये समझ में आया तुम लोगों को कि तुम इंस्टॉल कर रहे हो तो वो फाइल जो परमानेंटली स्टोर हो रही है, नोटपैड आपने इंस्टॉल किया है तो नोटपैड स्टोर हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की भी फाइल स्टोर होती है तो हार्ड डिस्क पे स्टोर होती है। जैसे कि सी ड्राइव आप ओपन करके देखोगे, वहां पे विंडोज नाम का फोल्डर होता है, देखो। और वो विंडोज मतलब सबको पता है कि वो विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स है। इसका मतलब तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल की गई है? सी ड्राइव में। बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव ही यूज किया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो। इंस्टॉलेशन कहाँ पे फाइल स्टोर को की जाती है वो समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हार्ड डिस्क इज ऑल्सो यूजफुल। अब एक सिनारो ले लेते हैं, ठीक है, कि तुम परमानेंटली डेटा किस पे स्टोर कर रहे हो? हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क को ही सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क को ही नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नॉन वोलाटाइल मतलब जो एकदम से कभी भी कोलैप्स नहीं होगी, है इससे वाली। वोलाटाइल मतलब कि कभी भी कोलैप्स हो सकता है। ओके? तो नॉन वोलाटाइल मतलब कोलैप्स नहीं होगा, जब तक हम कहेंगे तब तक तो नहीं होगा कोलैप्स। हमारे कहने के बाद या हमारे इंस्ट्रक्शन के बाद ही वो वाला डेटा जो होता है वो क्या होता है, रिमूव किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। सो हार्ड डिस्क के बारे में देख लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा स्पीड भी ऐड ऑन कर लेते हैं कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड, जैसे हमने कहा 10K
10 के अमाउंट लगेगी हमें सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसेसर को लेने के लिए। रीजन क्या है? प्रोसेसिंग करता है ठीक है, लेकिन वन ऑफ द फास्टेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर को लेने के लिए इतना टाइम, इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा। गेटिंग? हार्ड डिस्क पे आते हैं। तो हार्ड डिस्क और इसका स्पीड के बारे में अगर देखेंगे तो वन ऑफ द स्लोएस्ट कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम इज द हार्ड डिस्क। वन ऑफ द स्लोएस्ट। मैं तो कहूँगा सबसे स्लो कौन सा होगा तो हार्ड डिस्क ही होगी फिलहाल के लिए। तो ये सबसे स्लो कंपोनेंट है। तो अब इसको ना एक सिचुएशन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि माय सिनेरियो इज वी जस्ट वांट टू टेक अ फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क, वी जस्ट वांट टू ओपन अ फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क। जैसे कि फोटोज हम देख रहे हैं, फोटोज देखते हो ना कभी कभार, जैसे टाइम हुआ तो तुम्हारे पुराने फोटोज तुम ओपन करके देख लेते हो, तो फोटो कास्ट पे स्टोर होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होते हैं, राइट? तो तुम एक फोटो ओपन करके देख रहे हो, उसके बाद दूसरा फोटो ओपन करके देख लिया, तीसरा फोटो ओपन करके देख लिया। ये वाला सिनेरियो, इसमें अगर हम देखेंगे कि हम ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है, ऑब्वियसली देयर विल बी दी प्रोसेसिंग, कि डेटा को लोड भी करना है तो उसको अगर प्रेजेंट करना है तो उसको भी प्रोसेस करना पड़ता है। उस प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसर होता है। हमारे पास वन ऑफ द फास्टेस्ट कंपोनेंट है और हम डेटा गेन कर रहे हैं वन ऑफ द स्लोएस्ट कंपोनेंट से। तो ये कितना प्रॉब्लमेटिक होगा। इसके लिए भी रियल लाइफ सिचुएशन ले लेते। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इमेजिनेशन इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इमेजिनेशन करो। ओके, इमेजिनेशन करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या मैनेजर है, मैनेजर है इसका मतलब ऑब्वियसली कुछ 10-12 साल का एक्सपीरियंस होगा। इसका मतलब कि कोई भी अगर उसको टास्क देंगे तो वो चुटकियों में कंप्लीट कर सकता है, इतना फास्टेस्ट। और उस पे फिर एक इंटर्न है जो नया ही ऐड किया गया है। तो वो जो इंटर्न है वो उस पे काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑब्वियसली मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर खुद से टास्क कंप्लीट नहीं करता है, मैनेजर इज ओनली डू द मैनेजिंग, मतलब वो क्या करेगा? टास्क बस सबको बांटेगा और वो कंप्लीट करवा के ले लेगा। ये काम होता है मैनेजर का। आप भी आगे जाके मैनेजर ही बनने वाले हो। लाइफ टाइम तो कोडिंग करके नहीं बैठने आए हैं। 10 साल तक कोडिंग करो, पैकेज बढ़ाओ, पोस्ट ले लो मैनेजर की, और पैकेज बढ़ेगा, एंड देन स्टॉप द कोडिंग। तो खुद कोडिंग नहीं करनी है। ओके, कुछ टाइम के बाद तुम्हारी कोडिंग भी बंद होने वाली है। सो ये तो होगा ही आगे जाके। ठीक है, तो हमें ज्यादा देर तक कोडिंग नहीं करनी है। जब तक कोडिंग कर रहे हो तब तक एक्सपीरियंस बस गेन करते जाओ, क्योंकि आगे अलग अलग पोस्ट पे हमें जाना है। सेम सिनारियो पे फिर से आते हैं कि मैनेजर अगर है तो एक टास्क दे दिया, एक टास्क है मैनेजर को, अगर वो करना है तो मैनेजर में भी वो 1 घंटे में इजीली कर देगा। ये मैनेजर का एजम्पशन है। मैनेजर ने वो टास्क अगर यूजर को दे दिया, उस इंटर्न को दे दिया, सॉरी नॉट यूजर, इंटर्न को दे दिया, इंटर्न कितने टाइम में करेगा? व्हाट डू यू थिंक? एजम्पशन चाहिए मुझे। क्या लगता है तुमको कितने टाइम में करेगा? 5-6 घंटे। ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। ओके, तो 5-6 घंटे, 4 आवर्स ले लेते चलो मिनिमम, कि थोड़ा सा बढ़िया भी है इंटर्न। तो 4 घंटे में ही काम कर रहा है। अब ये इसका सिनेरियो कैसे होगा मैनेजर का? मैनेजर सोचेगा अरे यार मुझे 1 घंटा लग रहा है काम करने के लिए, या उनका सिनेरियो कैसे होता है, एक्सपीरियंस है तो उनको पता होता है अच्छा ये एरर आया है, इसका मतलब इस फाइल में है। डायरेक्टली पता होता है, उतना एक्सपीरियंस उसकी वजह से होता है, डायरेक्टली उनको ये पता होता है अच्छा ये एरर आया है क्या, डायरेक्टली वो फाइल ओपन कर लेते हैं, वहीं पे सॉर्ट आउट करके देख लेते हैं, 10 मिनट में सोल्यूशन काम। एज ए इंटर्न तुम अगर जाओगे नई कंपनी में, अगर तुम लोग जाओगे तो तुम लोगों को उनका फाइल स्ट्रक्चर पता नहीं होता है। तो अगर ये टास्क जब मैनेजर इंटर्न को असाइन करेगा, ही वॉज एज्यूमिंग कि अगर मुझे इसको 1 घंटा लगेगा तो मे भी चलो 2 घंटे उसको इंटर्न को लगेंगे काम कर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? 2 घंटे के बाद फिर इंटर्न को पूछेंगे काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। बेचारे को 2 घंटे तो सिर्फ ये चेक करने के लिए लगेगी इश्यू कहाँ पर है, क्योंकि इस फाइल से उस फाइल, उस फाइल से उस फाइल, उस फाइल से उस फाइल, ये बस जाते ही जा रहा है। दैट इज द सिनारियो जो रियल लाइफ में तुम लोगों को एक्सपीरियंस गेन करना है ना, यही एक्सपीरियंस गेन करना है, तभी तुम लोगों का काम स्पीड अप होगा, डेडलाइन मिसमैच नहीं होगी।
क्योंकि तुम लोग को पता होता है कि फाइल स्ट्रक्चर क्या है, वो एक बार समझ में आ गया कहाँ से सिनेरियो कहाँ पर जाता है, कहाँ से डेटा कहाँ पर जा रहा है, इश्यूज कहाँ से कहाँ है, एक फाइल से दूसरे फाइल में जा रहा है, मतलब कि वहां पे क्या हैंडल किया जा रहा है, वो सब कुछ अगर पता है, वो पूरा फाइल स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है, देन इट विल बी इजी टू कंप्लीट अ टास्क, कोई भी टास्क ले लो। ओके। और यही एक्सपीरियंस पर्सन को पता होता है, कि उसको ये पता है कि वो मुझे स्ट्रक्चर पता नहीं है तभी भी चलेगा, लेकिन आई एम कैपेबल टू सर्च दैट थिंग्स। जो फ्रेशर या इंटर्न वहां पे कैपेबल नहीं होता है, क्योंकि हमें ये पता है प्रोजेक्ट में हम 4 या 5 फाइल्स पे काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 6 या 7 फाइल्स पे काम करते हैं। वहां पे फाइल्स ही अलग है, एक फोल्डर के अंदर 100 फाइल्स है, दूसरे फोल्डर के अंदर अलग 100 फाइल्स है। इस तरीके से हमारे फाइल ही कुछ 500 600 से ज्यादा है, एक फाइल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कोड्स है। द रीजन हम वो फोल्डर ही ओपन कर लेते हैं या एक फाइल ही ओपन कर लेते तो टेंशन में आ जाते, नॉर्मल है। यही होता है स्टार्टिंग में। इसके लिए पहले ही मेंटेलिटी वो रखो कि मेरे पास ये आने वाला है, मुझे ये दिखने वाला है, तो इतना इजी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, लेकिन इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आते हैं कि यूजर ने 2 घंटे इंटर्न ने 2 घंटे किस लिए लगाए, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इशू कहाँ पर है। अब ये चेक करने के लिए तो क्या करेगा, मैनेजर जाएगा, मैनेजर पूछेगा अरे यार यहाँ पे इशू है क्या, ठीक है। तो 2 घंटे नहीं हुआ, चलो मैं आधे घंटे बाद फिर से आता हूँ। ओके। राइट। तो आधे घंटे का बाद फिर से जब इंटर्न के पास जाएगा तो इंटर्न सोचेगा नहीं सर मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो 2 घंटे में उसको मिला था वो बिल्ड करने के लिए और 2 घंटे लगेंगे, सोल्यूशन निकालने के लिए। उस सॉल्यूशन निकालने के लिए जो 2 घंटे लगेंगे, तब तक वो इरिटेट हो जाएगा। इरिटेट मतलब कि ऐसा वाला इरिटेट नहीं, मैं कहूंगा कि यार ये 2 बार पूछ रहा हूँ, मैं 3 बार पूछ रहा हूँ, अभी जब वो इंटर्न का काम होगा तभी वो मेरे पास है। ये सिनेरियो होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, जो प्रोसेस थी उसको कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा लग रहा था विद द फास्टेस्ट मैनेजर, इंटर्न के साथ उसको 4 घंटे लग रहे हैं काम करने के, क्योंकि वन ऑफ द स्लोएस्ट एम्प्लॉय इज द इंटर्न, प्रेशर। और ये नॉर्मल ही है, सेम सिनेरियो हमारे यहाँ पर भी है, कि अगर प्रोसेसर बोलेगा कि हार्ड डिस्क में से एक फाइल ओपन करके रख दो, तो प्रोसेसर इज द फास्टेस्ट, लेकिन हार्ड डिस्क तो स्लो है ना, वो तो इतना ओपन करके फास्ट करके नहीं देगी, जिसके अंदर फिर सर्चिंग के एल्गोरिदम्स आते हैं, ये फाइल कहाँ पर है, प्रेजेंट कहाँ पर है, डेटा कहाँ पर है, उसके लिए हैश मैप्स एंड ऑल, फिर वो बाइनरी ट्रीज एंड ऑल, अलग अलग लेवल के एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं सर्चिंग के। ये सब वहां पे वर्क कर रहा है। तो ये हार्ड डिस्क में डेटा अगर स्टोर करके रखना है, अगर प्रोसेसर है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो प्रोसेस तुम लोग को इजीली मैनेज करनी थी, वो प्रोसेस मैनेज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, दैट इज इशू। और मैं कहूंगा कि मैंने एक फाइल ओपन कर दी, तुम लोग को सीवी अपडेट करना है सपोज, सीवी अपडेट करने के लिए फाइल ओपन कर दी, फाइल ओपन करने के लिए टाइम लगा, ठीक है चलो मान लिया। लेकिन मैं जब डेटा स्टोर करूंगा, मैं कुछ चेंजेस करूंगा, उसको भी अगर हार्ड डिस्क में फिर से अपडेट करना है, फिर से वहां से डिस्प्ले करना है, इतना अगर स्लो प्रोसेस बनेगा तो हम तो इरिटेट हो जाएंगे ना एज ए यूजर। वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में वही प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैनेजर अगर है और इंटर्न अगर है, तो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए किसको लिया जाता है, एनी सीनियर डेवलपर और टीम लीडर। राइट। कि टीम लीडर क्या करेगा, टीम लीडर खुद भी कोड करता है, टीम लीडर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको भी सॉल्व करके देता है, कि अगर टीम मेंबर अगर है, कोई एम्प्लॉय है उसके अंडर, तो उस पर अगर इश्यूज है तो देख ये इशू है, ये सॉर्ट करके जल्दी से दे दे। ये सब मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, टीम लीडर कर रहा है। मतलब अगर इश्यू आ भी गए तभी भी उस प्रोसेस को फास्ट करके कौन दे रहा है, टीम लीडर दे रहा है। इसका मतलब जो काम 4 घंटे में लग रहा था, वो काम कम करते करते 2.5 या 3 घंटे में भी हो जाएगा, स्पीड फास्ट हुई प्रोसेस की। यहाँ पे भी हमारे पास एक टीम लीडर है, सीनियर डेवलपर उसको कह सकते हैं। सीनियर डेवलपर कहना है इसका मतलब कि पैसा ज्यादा है इसकी वजह से नहीं कहना है, स्पीड ज्यादा है इसकी वजह से कहना है। तो इसमें स्लोअर देन प्रोसेसर बट फास्टर देन हार्ड डिस्क कौन होगा, पता है, जो हमारा ये सिनेरियो फास्ट करके दे देगा, नहीं पता।
चलो हम उसके लिए ही फिर। सो देन देयर इज अ रैम। आप डायरेक्टली इंटरेक्ट प्रोसेसर से हार्ड डिस्क के साथ करोगे तो प्रोसेस स्लो ही होगी। तुम अगर कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा। उसकी जगह पे क्या किया जाता है, जो भी तुम्हारे हार्ड डिस्क में डेटा है, जस्ट लाइक योर सीवी, उस सीवी को डायरेक्टली अपलोड किया जाएगा या लोड किया जाएगा रैम के अंदर। रैम के अंदर जैसे ही ये लोड हुआ, उसके बाद तुम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, और बाद में जब कंट्रोल एस करके सेव करोगे तब ये परमानेंटली स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर। इसका मतलब प्रोसेसर का इंटरेक्शन रैम के साथ होगा, रैम डायरेक्टली प्रोसेसर को प्रोवाइड करके दे देगी, और वही रैम का इंटरेक्शन हार्ड डिस्क के साथ होगा और हार्ड डिस्क का रैम के साथ होगा। हार्ड डिस्क का इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ नहीं होगा। गेटिंग? मतलब डायरेक्टली हार्ड डिस्क के साथ जो सीवी था हमारा, वो सीवी ओपन किया है, लोड किया है रैम के अंदर, और रैम से ये चेंजेस कर रहे हैं हम। और पूरे चेंजेस करने के बाद कंट्रोल एस करने पर देखो, इट विल टेक अ टाइम, लिटिल बिट ऑफ टाइम टू सेव द फाइल, क्योंकि जो मैं टाइप करने के लिए लगा रहा था, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर भी अगर देखोगे तो जो तुम टाइप करने के लिए टाइम कंज्यूम होता है, कंट्रोल सेव करने पे उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो कंट्रोल सेव करने के लिए क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द स्पीड। लेकिन मैं टाइप करूंगा तभी मुझे एकदम से रिफ्लेक्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्पीड, क्योंकि रैम इज फास्टर देन हार्ड डिस्क। समझ में आया? किसी को डाउट है इसके अंदर? इसका मतलब तुम जो भी डेटा यूज कर रहे हो, जो तुम सीवी फाइल्स ओपन करके रखते हो, वो लोड कहाँ पर होती है? रैम के अंदर। तो फिर रैम के बारे में देख लेते हैं। रैम का लॉन्ग फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कभी इन वर्ड्स को सोचा था? रैंडमली एक्सेस कर रहे हो तुम कुछ भी डेटा को। मतलब मैंने एक एप्लीकेशन ओपन किया है, एक मैंने फाइल ओपन कर दी सीवी की, दूसरी फाइल मैंने ओपन कर दी डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल, तीसरी और एक फाइल मैंने ओपन कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पहले फाइल के बाद दूसरी फाइल ही ओपन कर सकता हूँ, दूसरे फाइल के बाद ही तीसरी फाइल ओपन कर सकता हूँ। ऐसा सिनेरियो है क्या? ये सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है क्या? नहीं। मैं कभी भी कौन सी भी फाइल ओपन कर सकता हूँ। रैंडमली मैं कुछ भी डेटा एक्सेस कर पा रहा हूँ, द रीजन इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। गेटिंग? ऐसे ही नाम नहीं दिया होगा। चलो, कुछ तो भी नाम नहीं मिल रहा है, दे दो नाम। वो एक पुराना जोक भी है, कुछ चाइना जापान में उनके नाम ऐसे होते हैं कि अगर कोई हमारे पास एक पतीला वगैरह है, ऐसे फेंक दो, जो आवाज आ रही है वो नाम है उनका। टैंग टुंग टिंग चांग चुंग टिंग। नाम ऐसे है, क्या करूं मैं तो भी। और वो जोक भी ज्यादा फेमस है, मतलब मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे हिसाब से उनके नाम भी वैसे ही है। ओके, उनके हिसाब से हमारे नाम भी कुछ अलग अलग होंगे। टेंशन में आते होंगे। हमको तो समझ में आ रहा है कि अच्छा ये कुछ अलग अलग ऐसा ही है, वो साउंड कर रहे हैं बस। लेकिन उनको हमारे नाम अगर लेने हैं तो टेंशन में, मतलब कि भाई उनके जो टंग है ना, वो पूरा गाज मार के बैठी होगी। लिटरली होता क्या होगा। और अभी तो रिसेंटली क्या क्या आ रहा है, ये जो भी नाम आ रहे हैं देखो, बाळास वगैरे होतात ना त्याच्यामध्ये, प्रद्युम्न। ओके, हे जर बोलायचं असेल चायनावाल्यांना तर मग और अभी क्या था, पर्जन्य, और बहुत सारे। कौन सा? केरा था? केरा था, अच्छा असं पण आहे का? मला समजा ना काय माहिती. कसले नाव आहे ते? अजून कोण राहिलं? स्नेहद्विज. म्हटलं म्हणजे की तो बाय हाय कसं आहे, ते जर म्हणायचं असेल तर ते कॉमा मध्ये जातील. आते हैं अपने पॉइंट पे। इनका नाम सुटेबल है, ये जिस तरीके से वर्क करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसका नाम रखा गया है। ओके, यहाँ पे क्लियर है? अभी और डिटेल में देख लेते हैं। मैं जब बस तुम लोगों को फाइल्स के बारे में कह रहा था कि फाइल्स लोड होके यहाँ पे लोड होती है। बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारे एप्लीकेशंस अगर ओपन कर रहे हो, तुम अगर कोई गेम खेल रहे हो, तुमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है, तुमने नोटपैड ओपन किया है, एक प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सब एप्लीकेशंस भी लोड होते हैं रैम के अंदर, और तभी तुम लोगों को दिखते। परमानेंटली स्टोर है हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल करने पर,
और वही अगर तुम ओपन करके देख रहे हो, कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ से वो डेटा लोड किया जा रहा है रैम के अंदर। और तुम लोगों को अगर कोई गेम ओपन की है तुम लोगों ने, या व्हाट्सएप ओपन किया है, सपोज व्हाट्सएप ओपन किया है, इसका मतलब समझ लेना वो रैम से दिख रहा है तुम लोगों को, ना कि हार्ड डिस्क। गेटिंग क्लियर है? सबको समझ में आया? तो ये एक सिनारियो हो गया। इसका मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ओपन है, सो कैन वी से दैट कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम के अंदर ही एक्सेस की गई है या लोड की गई है? सो ऑब्वियसली हार्ड डिस्क के अंदर अगर स्टोर है तो हार्ड डिस्क में से इंटरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब जब लैपटॉप ओपन होता है, तुम स्टार्ट करते हो, इसका मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम के अंदर लोड की जाती है। दी रीजन, तुमने अगर कोई भी ओपन नहीं किया है, फिर भी रैम का परसेंटेज दिखता है कि रैम इज फुल्ली 50%, 60%, 80%। तो तुमको होते सर एप्लीकेशन तो कोई भी ओपन नहीं है, मैं कोई भी काम नहीं कर रहा, लेकिन बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी तो रन हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसेस चालू करती है, कुछ एप्लीकेशन खुद से वर्कआउट करते हैं, उसका डेटा भी तो रैम में स्टोर किया जाता है। गेटिंग? तो सच टाइप ऑफ थिंग्स रैम पे होते हैं, दी रीजन तुम लोगों की रैम थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। गेटिंग? तो ये क्लियर है सबको? पबजी से पहले पता है ना, पबजी आने से पहले, बीजीएमआई आने से पहले, तो ऐसे होता था कि तुम्हारे पास 2 GB भी अगर रैम है, 3 GB भी रैम है, 2 GB ही इनफ थी। हमारे टाइम में ऐसे ही होता था। हमारे टाइम में आई थिंक मैंने पहला जो मोबाइल लिया था, लिटरली सम 256 MB उसकी रैम थी, 256 MB रैम थी उसकी, तभी भी चलता था। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगा उसमें, वर्क ही नहीं करेगा। तो फिर ये बढ़ता गया कि 2 GB वॉज द हाईएस्ट लेवल की, 2 GB है तभी भी चल रहा है, फास्टेस्ट वन 2 GB है। उसके बाद जब ये बीजीएमआई वगैरह चालू हो गया तो 2 GB पे हैंग हो रहा है, धीरे धीरे फिर 3 GB, फिर 4 GB, अभी तो आई थिंक 8 8 GB भी है, 16 GB तक गया है। लैपटॉप के बारे में देखेंगे तो 16 GB मोस्टली होता ही है राइट। बहुत सारे लोगों के पास होगा रैम 16 GB। 8 GB तो होगा, 8 GB से कम है क्या किसी के पास रैम? है कोई जिसके पास 8 GB से कम है? अगर है तो फिर चेंज कर दो, फिर 8 GB कर दो, चेंज कर सकते हो उसको। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? हार्ड डिस्क के बारे में एक और पॉइंट जो था कि हार्ड डिस्क के स्पीड के बारे में अगर देखेंगे तो ये स्लोएस्ट तो है, लेकिन उसके अंदर भी जो दो सिनेरियो थे, ये एचडीडी एंड एसएसडी। आई होप कि तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो ये वाली चीजें, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है मुझे। तो ये एचडीडी और एसएसडी में देखेंगे तो ये एचडीडी इज स्लोएस्ट वन, एसएसडी इज फास्टेस्ट वन। तो तुम लोग अगर एसएसडी भी करोगे तो एसएसडी में इंस्टॉलेशन अगर होगा, इंस्टॉलेशन अगर एसएसडी में होगा तो तुम लोगों का वो जो पीसी जो है और फास्टर बन जाएगा। जैसे कि अगर तुम लोगों के पास एच डी डी है तो वो जो 5 मिनट बस तुम लोगों का लैपटॉप ओपन करने के लिए, टर्न ऑन करने के लिए ले रहा था, ये एसएसडी में अगर होगा तो कुछ 10 सेकंड में ही हो जाएगा। ये है एग्जांपल हमारे पास, माय लैपटॉप, मेरा लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट एचडीडी थी, वो अवेलेबल है, लेकिन मैंने उसमें एसएसडी इंस्टॉल कर दी, NVMe 2 वाली, जो नॉर्मल एसएसडी से और फास्टेस्ट होती है। तो जिसमें मुझे पहले 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा था, जो इरिटेटिंग था, क्योंकि मुझे जब भी प्रोजेक्ट वगैरह करना है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो ओपन करना क्लोज करना वो इरिटेटिंग था। अभी टेंशन नहीं है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा लेगा, लेकिन ये ओपन करके दे देता है। ये स्पीड अप का पॉइंट होता है, जहां पे तुम लोगों को ये स्पीड प्रोवाइड करके दे देता है। स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। गेटिंग क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नाउ द लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल प्रोसेस। जो मैं कह रहा था कि हम टर्न ऑन के बारे में कह रहे हैं, लेकिन टर्न ऑन भी तो कैसे होता है? टर्न ऑन कैसे होता है? तुम्हारे पास एक सिस्टम है, तुमने इनपुट दे दिया। इनपुट कैसे दे दिया? अगर एक पीसी है तुम्हारे पास, सीपीयू, सीपीयू अगर है तो उस पे एक पावर बटन होता है, उस पावर बटन को क्लिक करोगे तो योर सिस्टम विल टर्न ऑन। बिल्कुल उसी तरीके से लैपटॉप है तो लैपटॉप का भी बटन है, या तो क्लिक करने पर होगा या तो लॉन्ग प्रेस करने पर होगा, राइट? आई थिंक कि क्लिक करने पर ही सबका होता है, लॉन्ग प्रेस करने पर है कि किसी का लैपटॉप टर्न ऑन होता है। लेकिन वैसे भी होते हैं, पुराने वाले थे जो प्रेस करके रखने पड़ते थे।
तो अभी ये वाला ले लेते कि एक बार हमने प्रेस कर दिया पावर बटन, पावर बटन प्रेस करने के बाद वर्किंग क्या हो रहा है वो देख लेते। पावर बटन पर प्रेस कर दिया, इसका मतलब मैंने इनपुट क्या भेजा, टर्न ऑन योर सिस्टम। इस सिस्टम को टर्न ऑन कर दो, ये मेरा इनपुट था। वर्किंग कैसे करेगा, टर्न ऑन करना है मतलब क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ये कैसे समझ में आएगा, दैट इज इशू देन। तो फिर ऑब्वियसली ये टर्न ऑन करने जा रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं रैम इज वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी, इसको ही प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो टेम्परेरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि परमानेंटली डेटा इसमें स्टोर नहीं किया जाता है। जब भी तुम्हारा पीसी बंद होगा, इट विल बी टोटली ब्लैंक, इसमें जीरो डेटा होगा। तो जब पीसी बंद है इसका मतलब जीरो डेटा है। तो अगर मुझे पीसी ऑन करना है, तो वेयर आर दैट इंस्ट्रक्शन सेट्स, जो इंस्ट्रक्शन सेट्स यूज करके हम क्या करते हैं, पीसी को टर्न ऑन करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन सेट्स कहाँ पर है अवेलेबल। तो आपको वैसे हार्ड डिस्क में अवेलेबल होंगे फिर। तो मैं कहूंगा अगर हार्ड डिस्क में अवेलेबल है और हमारे हार्ड डिस्क की अगर करप्ट हो गई, इसका मतलब हमारा पीसी ही खराब हुआ पूरा फिर, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट तो इसके अंदर थे। सो सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स हम एक से ही हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं क्या, या गलती से समझ लो किसी ने हार्ड डिस्क में से वो इंस्ट्रक्शन सेट डिलीट कर दिए तो और इशू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसकी वजह से सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स, जिसको बूटिंग प्रोग्राम कहा जाता है, ये बूटिंग प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन सेट्स इसका प्रोग्राम अलग से स्टोर करके रखते हैं, और वो स्टोर करके रखा जाता है इनटू द अनदर कंपोनेंट, एंड दैट कंपोनेंट इज द रोम। रोम का लॉन्ग फॉर्म क्या है, नाम समझ में आ रहा है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब यू आर ओनली एबल टू रीड, यू आर नॉट एबल टू राइट और अपडेट इनटू। मतलब अगर इसमें मैं स्टोर करके एक बार रख दूंगा, तब मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ, इसमें चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। यही तो होना चाहिए। ये सिनारियो बराबर आ रहा है अपने सिस्टम टर्न ऑन करने से, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या किया जाता है, जब भी इनपुट ले लेते हैं, प्रोसेसर क्या करता है, यहाँ से वो बूटिंग प्रोग्राम उठाता है, और उस बूटिंग प्रोग्राम को फॉलो करता है। टर्न ऑन करना है तो टर्न ऑन का सिनेरियो, वो मतलब टर्न ऑन का प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, उसके साथ कंडीशंस में वर्किंग करता जाएगा। टर्न ऑन नहीं है, सपोज आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो बूटिंग वाला प्रोग्राम के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन सेट जाते हैं फिर। पीसी को स्लीप मोड में डालने के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन सेट्स, पीसी को हाइबरनेट में डालने के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन सेट्स। तुम लोग भी याद रखना, पीसी को हाइबरनेट में डाल देना। हाइबरनेट में डालना मतलब तुम्हारा डेटा अवेलेबल रहेगा, पीसी रहेगा, लेकिन बैकग्राउंड में वो वर्किंग नहीं करेगा। जब वो ओपन करोगे तभी वर्किंग करेगा। स्लीप मोड से अच्छा है हाइबरनेट। स्लीप मोड मतलब क्या होता है, तुम बस बंद करके रख रहे हो, दैट मीन्स कि प्रोग्राम बंद हुआ है क्या, नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन बंद हुई, तुम्हारी सिस्टम अभी भी बैकएंड में वर्किंग चालू है, वो वर्क कर रहा है अभी भी। द रीजन हाइबरनेट में डाल के रख देना तुम लोगों का, जिससे तुम्हारी पीसी की क्वालिटी भी कंटिन्यू वैसी ही रहेगी। अदरवाइज अगर तुम अगर देखोगे बाहर कंपनी में, तो कंपनी में ना एम्प्लॉयज जो है, तो एम्प्लॉयज कभी भी पीसी बंद करके नहीं रखते। मैंने भी करके नहीं रखा था, मतलब 2-2 महीने तक मेरा पीसी ऑन मोड में ही था, मैं बस बंद करके रख देता, हाइबरनेट में भी नहीं डालता था, क्योंकि उनको जरूरत भी नहीं है उसकी। एम्प्लॉय को क्या जरूरत है, उनका थोड़े ना घर का पीसी, कंपनी दे रही है। अपने को क्या है, 1.5-1.5 लाख के कंपनी की पीसी दे रही है, तो हम उतना थोड़ी करते बैठेंगे। बंद करके रख दो, चलो काम खत्म, घर पे जाना है। टाइम कितने बजे, 6 बजे, 6 बजे को 1 मिनट कम खत्म है। सब रैप करना मतलब क्या करना होता है, डेवलपर्स का तो बहुत टेंशन ही नहीं है, सब कुछ रैप करके रख दो। एंड में जाते समय सब कुछ रैप करना मतलब बस पीसी को बंद करके चले जाना, ये डेवलपर का है। तुम लोग भी बाद में यही करने वाले हो, आई नो। उसकी जगह पे हाइबरनेट यूज करो, जिससे पीसी की बिल्ड क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है, पीसी जल्दी से खराब नहीं होता। यही अगर तुम लोगों को एग्जांपल के साथ भी बता देता, जो कंपनीज वाले 2 साल वाले लैपटॉप जब आते हैं मार्केट में,
तो उनका बैटरी लाइफ का इशू क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस, कि 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक, कुछ लोग तो जैसे ही उनको मिला था पीसी, उसके बाद उन्होंने बस सबमिट करते समय ही बंद करके रख दिया था, तब तक चल ही रहा था 6-6 महीने, एक एक साल तक। एक बार चार्जिंग ऑन कर दी, चल रही है चार्जिंग। नहीं, ये मेरा वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ मैं इसका। हाँ, गेटिंग क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये वाली चीजें भी तुम लोगों को बताने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम स्क्रैच से बता रहे हैं। हाँ, ये समझ में आया। तो बूटिंग मतलब देखो, इनपुट हमने दे दिया पीसी को टर्न ऑन करने के लिए, प्रोसेसर ने रोम से ये बूटिंग प्रोग्राम उठाया। बूटिंग प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन सेट। उस इंस्ट्रक्शन सेट में एक इंस्ट्रक्शन सेट ये होगा कि अभी क्या करो, हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करो। जैसे हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होगी, सो तो तुम लोगों को वो वहां पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, लेकिन उसका एक इंटरफेस दिखाई देता है। इंटरफेस दिखना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम दिखना ऐसा नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो बचा हुआ पॉइंट था, ये नोट डाउन करके रख दो, उस मेमोरी डायग्राम को ठीक से कंप्लीट कर दो। सॉरी, उस डायग्राम को ठीक से कंप्लीट कर देना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस फॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, एंड इवन इनटू दी फर्स्ट बिट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए गए हैं। तो जिन लोगों को एनरोल करना है, उस कॉन्टैक्ट डिटेल्स को रेफर करो। एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक एंड अटेंडेंस फॉर्म इज कंपलसरी, इट इज ए मैंडेटरी प्रोसेस, ताकि हम लोग तुम लोग का रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सके। तुम अगर डेमो भी सेशन कर रहे हो, फिर भी ज्वाइन करके रख देना, ये अटेंडेंस फिल करना। ये प्रोसेस थोड़ी से ध्यान से कंप्लीट करना, ये मैंडेटरी प्रोसेस है। फिर बनवलं ते कुठेतरी बनवायचं भेटला का ते बोललो? जाऊ दे मग, आज बनवतो मी त्यांचं चित्र। यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो, समझ में आ रहा है पूरा? पक्का डाउट नहीं, कंफ्यूजन नहीं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये था हमारा एक बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड वाला एक पॉइंट, जिसमें हमने कंपोनेंट देखे एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, बेसिक टास्क हमने देख लिया। इसमें अलग अलग तरीके से टास्क होते हैं, डेटा स्टोर अगर करना है तो उसका अलग होता है, सिर्फ प्रोसेसिंग होने वाली है तो उसका अलग होता है। ओके, देन अब एक फ्लो के बारे में देख लेते हैं।
कि इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड मशीन। तो इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड मशीन होता कैसे है, वर्क कैसे किया जाता है, यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन किस पे होता है, ये चेक करने के लिए। तो हमें अगर पूरा सिनेरियो अगर हम देखेंगे तो यूजर इंटरेक्ट किस पे कर रहा है, इनपुट अगर देना है तो हार्डवेयर यूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल हार्डवेयर से इनपुट जा रहा है लेकिन वो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में ही जा रहा है। सो दैट टेस्ट पार्ट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर। ओके, तो वो टच पार्ट वाला कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनपुट देने के लिए हमें वो प्रेस करने के लिए जरूरत ही पड़ेगी। वो जो बटन है उसको प्रेस करना ही पड़ेगा, एबीसीडी वो जो भी है वो टाइप करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद जो इंटरेक्शन जाता है, दैट इंटरेक्शन वी आर गोइंग टू चेक। जिसके अंदर सिर्फ अब ये डेटा स्टोर हो रहा है, तो ये कंपोनेंट्स के बारे में हमने जो देखा, तो दैट कंपोनेंट्स आर हार्डवेयर, उसको हार्डवेयर कहते हैं। तो ये जो हार्डवेयर वाला पार्ट है, तो इस हार्डवेयर के साथ इस सॉफ्टवेयर कैसे अटैच हुआ होगा, तो व्हाट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन देम, कि हार्डवेयर के अंदर मतलब उस एक फिजिकली अवेलेबल चीज के अंदर डेटा कैसे स्टोर हो रहा होगा, वो सॉफ्टवेयर कैसे मेंटेन हो रहा होगा, ये सब कैसे मैनेज हो रहा होगा। तो ये मैनेज कौन करता है फिर, पता है? गुड। तो ये करता है कौन मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक और लेयर बनेगी, वो होगी सॉफ्टवेयर की। तो ये जो सॉफ्टवेयर की लेयर बन रही है, इस सॉफ्टवेयर के लेयर के बीच में इंटरमीडिएशन पार्ट किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो इसमें यूजर इंटरेक्शन कैसे करेगा, यूजर का कैसे इंटरेक्शन होता है, यूजर किस पे काम करता है। तो यूजर विल डायरेक्टली नॉट वर्क ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन मैंने कुछ पुराने समय में किसी टेक्स्ट बुक में देखी थी। दैट वाज द पार्ट कि लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड मशीन, ऐसे कहा गया था, जो गलत था। उसकी जगह पे हम ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मीडियम बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। गेटिंग? तो यूजर के साथ इंटरेक्शन करके ये नहीं देता, हाँ, लेकिन सॉफ्टवेयर को उतना एलिजिबल बनाता है कि क्या कर सकते हैं, यूजर कैन इंटरेक्ट विथ सॉफ्टवेयर, जिससे वो अपना टास्क कंप्लीट करवा के ले ले। इसका मतलब यूजर का इंटरेक्शन किससे हो रहा है, सॉफ्टवेयर से। यूजर का इंटरेक्शन डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं हो रहा है। कोई भी सिनारियो ले लो कि फिर सेइंग कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम करने के लिए तो वो कुछ कमांड्स लाइंस होते हैं, तो तुम जो कमांड टाइप कर रहे हो इसका मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। सो मैं तो कहूंगा नहीं, क्योंकि तुम कमांड टाइप कर रहे हो, वो कमांड डायरेक्टली तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पे टाइप कर रहे हो क्या, यू आर गोइंग टू यूज कमांड प्रॉम्प्ट, पावर शेल, बैश, ये सब यूज कर रहे हो तुम, वहां पे टर्मिनल्स वगैरह यूज कर रहे हो, तो वो टर्मिनल बैश पावर शेल कमांड प्रॉम्प्ट है क्या, वो भी सॉफ्टवेयर से है। तो कुछ भी सिनेरियो ले लो, यूजर का इंटरेक्शन डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के साथ आएगा। जैसे कि नोटपैड ओपन किया है तो नोटपैड पे आ जाएगा। तुम लोग प्रोग्राम करने की कोशिश करोगे बैकएंड में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करके तो वो तो कर ही रहा है, लेकिन प्रोग्राम कहाँ पर कर रहे हो तुम लोग, विजुअल स्टूडियो कोड में, नोटपैड में, या कोई और एडिटर हो सकता है उसके अंदर कर रहे हो। गेटिंग? इसका मतलब यूजर का इंटरेक्शन किसके साथ है, सॉफ्टवेयर के साथ है, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या सिस्टम एप्लीकेशन। गेटिंग? तो ये फिगर भी नोट डाउन करके रख देना, फिगर का नाम क्या डालोगे, इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम।
डन। डन। समझ में आया ये? ओके। अब इंटरेक्शन के बारे में हम कह ही रहे हैं, तो साथ ही साथ अब आगे वाला सिनारियो ये ले लेते हैं कि इंटरेक्शन तो वर्किंग होता ही है, लेकिन ये इंटरेक्शन भी अगर हो रहा है तो लैंग्वेज बैरियर के बीच में भी आएगा फिर। ये लैंग्वेज बैरियर कैसे वर्क करेगा, उसको कैसे हैंडल किया जाता है? लैंग्वेज बैरियर मतलब कि अगर हम यूजर के बारे में अगर देखेंगे तो यूजर कौन से लैंग्वेज आती है यूजर्स को? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत बताना फिलहाल के लिए। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी आगे और बहुत सारे हैं। बिल्कुल उस तरीके से ये हमारे पहले एक ह्यूमन बींग के लैंग्वेजेस हैं। तो ह्यूमन बींग के लैंग्वेजेस को ही हम मोस्टली डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अलॉन्ग विद दैट अगर हम देखेंगे कि ह्यूमन के साथ भी इंटरेक्शन करना है, तभी भी लैंग्वेज बैरियर आता है बीच में। कि अगर हम दूसरे स्टेट्स के साथ अगर देखेंगे, मतलब प्रीवियसली कुछ दिनों पहले वो जो चल रहा था कि यहाँ पर हो तो यही लैंग्वेज बोलनी चाहिए, वहां पर हो तो वही लैंग्वेज बोलनी चाहिए, राइट? तो वो वाला सिनेरियो तो अभी आया था। ये तो अभी कुछ इधर उधर उधर होता है, ऐसे वाले सिनेरियोज है, लेकिन उससे पहले ऐसे थोड़ी ना होता था। इंटरेक्शन अगर करना है तो दोनों को वो कॉमन लैंग्वेज आनी ही चाहिए थी। तो वो हम निकालते थे, जैसे कि मतलब मराठी पर्सन अगर है तो मराठी पर्सन का ऑलरेडी आगे से आता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं कंफर्टेबल हो जाए, राइट? कि तुम लोगों को अगर ये लैंग्वेज नहीं आती ना, डोंट वरी, मुझे हिंदी आती है या मुझे इंग्लिश आती है तो मैं उस लैंग्वेज में बात करूंगा। या अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आती थी, उनको वो इशारे वाली लैंग्वेज तो आती ही थी ना, उसके साथ भी तो इंटरेक्शन होता ही था। ये भी सिनेरियो अलग से, कुछ लोग अपनी अलग ही मूवीज बना रहे हैं, तो की लैंग्वेज को की लैंग्वेज, पता है ना वो तुम फुल रंग फाई चिकन फाइले वगैरह तो वैसे वाली लैंग्वेज भी बना के रख रहे हैं। मतलब ऑलरेडी मराठी में समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर ये बीच में तर बना रहे, अलग से ही बना रहे। और ऊपर से फिर उनको ये लग रहा है कि आगे वाले को समझ में नहीं, मतलब आज ये जो दो इंटरेक्शन चल रहे हैं ये तीसरे को समझ में नहीं आ रहा है। तीसरे को गलती से भी ये इनकोड करके मिल गया, उसने अगर इसको डिकोड किया तो तुम्हारे लग जाएंगे फिर। तो बचपन में ऐसा वो चल रहा था। तो ये लैंग्वेज बैरियर का तो वो वाला छोड़ देते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल्स अगर करना है, कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन अगर करना है हमें ह्यूमन के साथ, तो हमें वो लैंग्वेज मेंटेन करके रखना है, जिसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जो लैंग्वेज है तो वो दोनों की एटलीस्ट एक लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए, तभी इंटरेक्शन होता है। जैसे अभी हम एक ले लेते हैं वीडियो। डू यू नो दी वीडियो ऑफ राहुल गांधी जी? हंस क्यों रहे हो? राहुल गांधी जी बोले तो हंसना चालू कर दिए। राहुल गांधी जी का एक वीडियो है। उस वीडियो में ना राहुल गांधी जी को कौन सी लैंग्वेजेस आती है? कुछ हिंदी इंग्लिश भी आती होगी, आई डोंट नो अबाउट द इंग्लिश उनको आता है या नहीं, कभी सुना नहीं है मैंने। लेकिन अगर हिंदी आती है तो हिंदी आती है तो जब भी भाषण देते हैं ना हिंदी में देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको भाषण देना है कर्नाटक में जाके, तो कर्नाटक में हिंदी वाले अगर यूज करेंगे तो मोस्टली लोगों को नहीं आती। तमिलनाडु में अगर जाएंगे तो तमिलनाडु में उनको हिंदी नहीं आती, उनको या तो इंग्लिश आती है या तो उनकी नेटिव लैंग्वेज आती है। तो अगर राहुल गांधी जी को वहां पे जाके अगर भाषण देना है तो ये प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि उनको ये लैंग्वेज नहीं आती। ऑप्शन क्या है? ढूंढ के निकालो, खुद सोचो कि मतलब खुद ये लैंग्वेज पूरी पढ़ो। चलो राहुल गांधी जी ने एफर्ट्स ले भी लिए और उन्होंने वो लैंग्वेज सीख भी ली, तमिल। तमिल लैंग्वेज सीखने के बाद तो तमिल में कितने बार प्रवेशन देना है या कितने बार भाषण देना है? साल में एक बार या दो बार। उसके बाद उनको फिर दूसरे स्टेट्स में जाना है, वहां पर भी भाषण देना है, तो वो क्या वो लैंग्वेज फिर से सीख लेंगे क्या? ओके चलो मान लिया कि उतने प्रोफेशनल लेवल है, उतने एफर्ट्स लेते हैं, दो चार लैंग्वेज सीख लेंगे। इंडिया में कितने लैंग्वेजेस यूज करते हैं? उतने लैंग्वेज सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। इसकी वजह से उस वीडियो में ना ऐसे था कि राहुल गांधी जी जो भाषण दे रहे हैं उसके लिए उन्होंने एक ट्रांसलेटर रखा था, ह्यूमन ट्रांसलेटर, जो उनकी हिंदी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा था उनके नेटिव लैंग्वेज में। मुझे पता नहीं है कन्नड़ा कन्नड़ तमिलनाडु के सिनारियो मतलब कैसी लैंग्वेजेस होती है उनकी, लेकिन वैसे कुछ तो भी कन्नड़ या तमिल में वो कन्वर्ट करके दे रहा था क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज
नेटिव पर्सन को, नेटिव लोगों को वो पता चले, उन पर्सन को। तो उसमें फनी मूवमेंट क्या था कि राहुल गांधी जी ने पहले एक स्टेटमेंट बोला, दूसरा स्टेटमेंट बोला, तीसरा स्टेटमेंट बोला, चौथा स्टेटमेंट बोला, फिर यहाँ पे देखा वो बंदा रिलैक्स बैठा है, वो अपने पेड़ गिन रहा है, पेड़ पे बैठे हुए पंछी गिन रहा है, लोगों को देख रहा है, इधर उधर हाय हेलो कर रहा है। राहुल गांधी जी उधर भाषण दे रहे, भाई तेरा काम जो था वो तो कर। राहुल गांधी जी बोल रहे, अरे बोल जल्दी। तू कब बोलेगा, मैंने बोल दिया, मेरे 4 सेंटेंस हो गए, तू कब ट्रांसलेट करेगा, तो अपना काम करना, जिसके लिए पैसे लिए तो वो कर दे। तो फिर उसने चालू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब राहुल गांधी जी ने एक सेंटेंस भी नहीं, उन्होंने सिर्फ 2 ही वर्ड्स बोले थे, 2 वर्ड्स को इस बंदे ने 4 लाइनें बोल दी। राहुल गांधी जी टेंशन में, वो कह रहे भाई मैंने तो इतना ही बोला, ये इसना मतलब मैं ऑलरेडी इतना ही फेंकता हूँ, इसने इतना ज्यादा फेंक दिया तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब आलू से सोना बना दिया मैंने। ये कोयले से भी सोना ना बना के दे दे। दैट वाज द जोकिंग पार्ट, लेकिन ऐसे सिनारियो होते हैं। थिंग इज कि यहाँ पे एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्शन करने के लिए वो कम्युनिकेशन बैरियर जो था, रीजन वहां पे ह्यूमन ट्रांसलेटर का यूज हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से अगर सिस्टम के बारे में अगर हम देखेंगे, तो सिस्टम को भी हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। दी रीजन हम पाइथन, जावा एंड ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं, जिससे हम प्रोग्राम कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो उसको भी अगर बनाना है जावा को या पाइथन को, तो मे बी ये भी किस लिए कौन से लैंग्वेजेस से इंस्पायर की गई है, लिटरली इंग्लिश में बनाई गई है। फॉर, व्हाइल, इफ, वे, ये मुझे मतलब कुछ इस तरीके से जो वर्ड्स है, these वर्ड्स आर गोइंग टू यूज इन पाइथन, इन जावा आल्सो। इसका मतलब ये हमारे इंग्लिश वाले ही वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश को यूज करके ही थोड़ी बहुत ये लैंग्वेज बनाई गई है, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश आती है ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो हमारे पास तो ये सिनेरियो है कि हमें मराठी आती है तो पहले इंग्लिश सीख लो, स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा, साला ये दुख का खत्म नहीं होता है। फिर पहले इंग्लिश सीखो, उसके बाद फिर पाइथन भी सीखो। पाइथन सीख ही रहे थे तभी एकदम से कुछ तो भी और लहर आ गए। डेटा साइंस और एआई वाली नमपाई पांडास भी सीखो, अब अलग अलग लाइब्रेरीज भी सीखो। और अभी तो ये खत्म ही नहीं हो रहा था, तभी फर्स्ट बिट सॉल्यूशन ने स्वप्नपूर्ति ऑर्गेनाइज कर दी। स्वप्नपूर्ति पता है, मतलब तुम जावा भी कर सकते हो, तुम पाइथन भी कर सकते हो, तुम टेस्टिंग भी कर सकते हो, मरो। एक पे मत रहो स्टेबल, सब कुछ करके रखो। हाँ, उससे फायदा ये है कि स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर ये सब कुछ आ रहा है, दिन बाहर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। कि कोई किसी को भी अगर तुम लोगों को जल्दी से क्या कहते हैं सिलेक्ट करना है, तो वो बस तुम्हारे रिज्यूमे में या कुछ क्वेश्चन आंसर करके सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां पे लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। धीरे धीरे ये सब नहीं कर देती। अमित शाह नहीं, उनका नहीं है। ये राहुल गांधी जी का, ये आई नो दी वीडियो। मैंने वीडियो देख के बोला है, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा मैं किसी को भी नाम, ऐसे थोड़ी ना ले सकता। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। एंड देन ये जो ह्यूमन ट्रांसलेशन के बारे में जो कह रहे थे, तो यहाँ पर भी ट्रांसलेशन करने के लिए ट्रांसलेटर अवेलेबल है, दैट आर द कंप्यूटर ट्रांसलेटर। कि तुमने जो कोड लिखा है, जिस कोड को कहते हैं सोर्स कोड, सोर्स कोड के बाद यहाँ पे आएगा ट्रांसलेटर। ओके, ये कंप्यूटर ट्रांसलेटर। तो ये जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड मतलब जो तुमने प्रोग्राम लिखा है या जो तुम्हारे सिस्टम के अंदर जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट सिनेरियो। अब ये सोर्स कोड को अगर ट्रांसलेट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी में क्यों करना है, क्योंकि सिस्टम को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पता होती है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब कौन सी लैंग्वेज? 0 1 लैंग्वेज। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। जो सिस्टम इतनी इंटेलिजेंट है, जो हमारा काम एक एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ बना के दे रही है, जिसे अगर ये 0 समझ में आ रहा है, ये 1 समझ में आ रहा है, तो उसको 2 क्यों नहीं समझ में आ रहा? व्हाट इज मीन बाय ऑफ एंड ऑन?
वन है, वन एंड डेटा डेटा ट्रांसफर, नहीं डेटा ट्रांसफर वाला नहीं है इसमें। हाँ, इस पे फोकस कर लो। वो तो अपना तुम्हें लोगों को समझाने के लिए मैंने कहा था। हाँ, इस पे फोकस कर लो, जीरो और वन के बारे में। जीरो एंड वन, ऑफ एंड ऑन इज ओके, लेकिन ऑफ एंड ऑन मतलब क्या हो रहा है? तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है या डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? देन तो क्या कह सकते हैं? ऑन एंड ऑफ सिस्टम, सिस्टम नहीं, एक है उसके लिए। क्योंकि हम सारे लोगों को ये पता है कि जीरो और वन यूज कर रहे हैं, जीरो और वन हम हमारे कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें बोलने में प्रॉब्लम ना हो, हम समझने में उतना स्टेबल समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जीरो और वन जो है, ये डिजिट्स में नहीं है, ये न्यूमेरिक में नहीं है। ये अवेलेबल किस में है? सो ये अवेलेबल है, जीरो मतलब करंट इज ऑफ, वन मतलब करंट इज ऑन, कि करंट पास हो रहा है। अगर करंट पास हो रहा है तो वो वन होता है, करंट अगर पास नहीं हो रहा है तो वो होता है जीरो। गेटिंग? याद है, क्लियर है? तो ये जीरो और वन जो है, इसमें ये जो करंट पास हो रहा है और करंट पास जो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से तीसरा सिनेरियो आता ही नहीं है। या तो करंट पास हो रहा है या तो करंट पास नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं जीरो एंड वन। अगर हम जीरो और वन नहीं कहते तो हमें क्या कहना पड़ता? करंट इज पास, करंट इज नॉट पास, करंट इज पास, करंट इज नॉट पास, पास्ट और नॉट। इतना कौन करते बैठेगा? सीधा लिख दो जीरो वन जीरो वन जीरो वन। और इसी के साथ साथ मिला के इस करंट पासिंग के साथ साथ, जैसे कि प्रोसेसर में ना कुछ पिंस होती है, इनटू दैट पिंस अगर करंट पास हो रहा है और करंट पास नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब तुम जो कह रहे थे डेटा ट्रांसफर करना, दैट इज ऑल्सो द वैलिड। लेकिन ये डेटा फॉर्मेट ट्रांसफर कैसे फॉर्मेट में हो रहा था? करंट पासिंग के फॉर्मेट में हो रहा था, मतलब जीरो और वन फॉर्मेट में पास हो रहा। गेटिंग? मतलब डेटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है वो समझ में आ रहा है? मैं अगर सिस्टम में रिटर्न ऑन है, इसका मतलब सब जगह पे करंट फ्लो है। अगर मैं ए टाइप करूंगा, इसका मतलब कि पिंस में कुछ जगह पे करंट पास होगा और कुछ जगह पे करंट पास नहीं होगा, और उसे चेक करके समझ में आ जाता है कि वो ए है या कैपिटल ए है। गेटिंग? समझ में आया सबको? और यही सिनेरियो फिर यहाँ पे यूज किया जाता है, और उसको ही हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो सोर्स कोड को हम बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो कौन करता है? बाइनरी में मतलब जीरो वन में, मतलब करंट वन में। तो इसे में पास कौन करेगा फिर? कंप्यूटर ट्रांसलेटर। तो कंप्यूटर ट्रांसलेटर भी है तो उसका अलग अलग से स्विच क्लोज, हाँ, गुड। तो करंट ट्रांसलेशन भी है, तो करंट अगर ट्रांसलेट हो रहा है तो उसके भी अलग अलग सिनेरियोज हैं। गेटिंग? मतलब कंप्यूटर ट्रांसलेटर्स के कंप्यूटर ट्रांसलेटर्स के कौन से दो ट्रांसलेटर्स हमारे पास अवेलेबल है? हम्म, व्हाट एंड व्हाट? इंटरप्रेटर आणि कंपाइलर, गुड, गुड। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज है, मतलब दो ट्रांसलेटर्स है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है दिमाग में कि अगर कंपाइलर ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर वहां पे इंटरप्रेटर क्यों है? ओके, कंपाइलर पे देख लेते हैं। कंपाइलर मतलब क्या करता है? तुम्हारे पास अगर एक सोर्स कोड है, ओके, सपोज दिस इज योर फाइल, जिसके अंदर लाइंस ऑफ कोड्स है। मैं बस लाइन लिख रहा हूँ, डॉक्टर लिपि नहीं है ये। ओके, डॉक्टर में होता है ना वैसे, वो चिट्ठी दे देते हैं कुट 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 करके, वो समझ में भी आ जाता है, पता नहीं कैसे समझ में आ जाता है। तो सपोज यहाँ पे ना एक एरर है। ओके, सिंटैक्स एरर समझ, कुछ भी समझ लो, यहाँ पे एक एरर है। अगर यहाँ पे अगर एरर है तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर तुम्हारे सोर्स कोड को एट अ टाइम ही ट्रांसलेट करता है। मतलब पूरी की पूरा सोर्स कोड उठाएगा और उसको ट्रांसलेट करेगा। कि पूरे के पूरे सोर्स कोड के जितने भी लाइन्स है ये सब उसने उठाए, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा, उसको यहाँ पे एरर दे देगा, द रीजन ट्रांसलेशन कंप्लीशन नहीं होगा। यही तो इशू था। इसमें प्रॉब्लम क्या है?
कि देखो मेरे इतने सारे लाइन है जिसमें से लास्ट लाइन पे मुझे एरर आया है, तो एटलीस्ट तुम लोग प्रीवियस वाले लाइंस के तो आउटपुट दे सकते थे ना। लेकिन बिकॉज ऑफ द लास्ट लाइन एरर मुझे किसी का भी आउटपुट नहीं आया। ये इशू था कंपाइलर का। कंपाइलर ट्रांसलेट कैसे करता है वो समझ में आया। एट अ टाइम पूरा का पूरा सोर्स कोड उठाएगा और उसको ट्रांसलेट करेगा, जिसमें अगर लास्ट लाइन पे भी अगर एरर आ गया तो मैं आउटपुट प्रोवाइड नहीं करके देगा। एंड दिस इज द रीजन कि तुम्हें प्रीवियस प्रीवियस लाइंस के आउटपुट्स नहीं मिल रहे थे। सो फॉर दैट देयर इज एन इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या है फिर? गुड। ये क्या करेगा? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करके दे देगा। अब ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कैसे होता है? तो मोस्टली फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन इसको सोर्स कोड से बाइनरी में ट्रांसलेट किया गया। जैसे ट्रांसलेट हुआ इसको एग्जीक्यूट कर जाए करेंगे। एग्जीक्यूट होने के बाद इसका आउटपुट आएगा। फिर सेकेंड लाइन को लिया जाएगा, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर इसका भी आउटपुट आ जाएगा। थर्ड लाइन को लिया जाएगा, इसको भी ट्रांसलेट किया जाएगा बाइनरी में, और फिर बाइनरी में ट्रांसलेट होने के बाद इसको भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके। जहां पर अगर हम कंपाइलर के बारे में देखते तो कंपाइलर में कैसे होता था, पूरा का पूरा सोर्स कोड को एट अ टाइम पे ट्रांसलेट किया जाएगा बाइनरी में। मतलब अगर बाइनरी में अवेलेबल है तो सिर्फ एक लाइन अवेलेबल नहीं होगी, पूरा का पूरा कोड अवेलेबल होगा और तब उसको एग्जीक्यूट किया जाता। दी रीजन अगर लास्ट लाइन में अगर सिंटैक्स एरर है या कुछ भी एरर है तो तुम लोगों का क्या होता है, प्रीवियस लाइंस के क्योंकि एग्जीक्यूशन ही नहीं होता है। कंपाइलिंग करते समय ही एरर आया, दी रीजन इसका एग्जीक्यूशन तब नहीं होता है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, एक लाइन ट्रांसलेट हुई और तभी एग्जीक्यूट हो गई। फर्स्ट लाइन जो लिखी थी हमने वो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे बाइनरी में कन्वर्ट हुआ उसका एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। कुछ भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 10 हो सकता है। एक्स इज इक्वल टू 10 हो रहा है, इसको बाइनरी में ट्रांसलेट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया तो 10 ये वैल्यू हमारे स्टोर होके आ गई। मेमोरी डायग्राम के साथ और डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? इंटरप्रेटर समझ में आ गया, कंपाइलर समझ में आ गया। अब इसका ऑब्वियसली कुछ तो हमने ऐड ऑन किया है तो इसका भी कुछ ना कुछ तो भी डिसएडवांटेज होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है, रियल लाइफ सिनेरियो के साथ बता देता हूँ। हमारे यहाँ अभी कितनी चेयर्स अवेलेबल है? सम कितने अवेलेबल होते हैं, कुछ 90 अप्रोक्स उतने हैं। उससे ज्यादा हम बैठा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लो कुछ 70-80 है अवेलेबल। ओके, 70-80 है और एक रो के अंदर कुछ 5 to 6 चेयर्स है इस जगह पे। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाइलर। कंपाइलर का सिनेरियो क्या है, पूरा का पूरा उठाओ और ट्रांसलेट करो बाइनरी में। हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन की जगह हम ट्रांसफर करेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो चेयर्स है, इस चेयर्स को यहाँ से उठा के आदित्य सेंटीग्राम में, वहां पे ऑफिस नंबर 17 पता है, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो 17 नंबर क्लासरूम में वहां पे रखना है हमें। ओके, क्यों रखना है वो बाद में, रखना है, भाई ने बोला करने का तो करने का। तो यहाँ से पूरा का पूरा चेयर उठाए, हमने लोड कर दिए, ट्रक ले लो या कुछ भी ले लो, और यहाँ से आदित्य सेंटीग्रा जाने के लिए ट्रक ले रहे हैं सपोज, तो कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स लगेंगे। लोड करने का टाइम 10 मिनट्स और ले लो, वहां से ड्रॉप करने का टाइम 10 मिनट्स और ले लो, कितना टाइम बना, 30 मिनट्स। ये 30 मिनट्स का जो टाइम है, इस 30 मिनट्स के टाइम में हमने ये जो डेटा है, सॉरी मतलब ये जो हमारे चेयर से यहाँ से ट्रांसफर कर दिए आदित्य सेंटीग्राम में 30 मिनट में। कितनी चेयर्स ट्रांसलेट कर दिए हमने, लगभग 70 to 80। यही सिनेरियो अभी आते हैं अपने पॉइंट। हम कह रहे हैं रो वाइज। ओके, हमारे पास एक चेयर है कुछ 5 to 6, ऐसा समझ लो कि कुछ 20 रोज है, 20 रोज है यहाँ पे अवेलेबल, 20 रोज है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरा का पूरी एक रो उठानी है फिर ट्रांसलेट करनी है। अब लोड करने के लिए, एक रो को लोड करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा, इसकी वजह से निगलेक्ट कर सकते हैं उसको। चलो निगलेक्ट कर दिया, टाइम लगेगा लेकिन फिर भी उसको निगलेक्शन पार्ट में हम डाल सकते हैं।
लेकिन यहां से वहां ट्रांसफर करने के लिए तो उसको तो निगलेक्ट नहीं कर सकते ना, वो 10 मिनट ही रहेगा। हमने यहाँ से क्या चेक किया कि एक साथ एट ए टाइम अगर उसको यहाँ से वहां ट्रांसफर करना है तो 30 मिनट लग रहे थे। यहीं पे अगर एक रो है, एक रो को ट्रांसफर करना है उस तरीके से कितने रोज हो सकते हैं, सपोज 20 रोज है, एक रो को ट्रांसफर करने के लिए 10 मिनट्स, 20 रोज को ट्रांसफर करने के लिए कितने मिनट्स? आईटी वाले ही हो? पक्का? मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। एक रो को ट्रांसफर करने के लिए 10 मिनट्स, तो 20 रो को ट्रांसफर करने के लिए कितने मिनट्स? कैन यू शेयर योर स्क्रीन? कहाँ पर है ये अवेलेबल? चैतन्य क्या कह रहे हो, शेयर क्यों करना है स्क्रीन को? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं स्क्रीन का क्या है इसमें? 200 मिनट्स? पक्का? 600 मिनट्स? ये कौन सा कैलकुलेशन था? ये कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया। ओके। ओके, माइनर मिस्टेक्स। एप्टी में इसको क्लियर करवा के लेंगे। समझ में आ रहा है ना, लेकिन एप्टी की जरूरत है हम लोगों को। हाँ, तो एप्टी के सेशंस कोई भी मिस मत करना। गेटिंग? क्योंकि ये कॉमन वाले भी एग्जांपल्स हम नहीं कर सकते थे। हमें इससे पहले जो था कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में हवा में हमें कैलकुलेशंस करना आता था। दिमाग में हम ऐसे कैलकुलेशन करते थे, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं थी। अभी नहीं है। हमने हमारे पावर थोर की तरह घुमा दी है। तो पहले उसको वर्दी बनाना पड़ेगा। ओके। तो वो वर्दीनेस दिखाने के लिए एप्टीट्यूड के सेशन करने पड़ेंगे। तो एट अ टाइम मैंने 30 मिनट्स में यहाँ पे चेयर्स को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर हम रो वाइज देखेंगे तो रो में से चेयर्स को अगर ट्रांसफर करना है, सो एट अ टाइम अगर है, हाँ, बाय रो, रो बाय करना है तो उसको कितने मिनट लग रहे हैं? इसमें से लोडिंग का टाइम भी हमने चेक किया नहीं, लोडिंग का टाइम भी हमने निगलेक्ट कर दिया। तो अगर दोनों को देखोगे तो इसमें 30 मिनट्स और इसमें 200 मिनट्स है। इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइम किसको लग रहा है? रो वाले को। सेम सिनेरियो यहीं पे भी होता है। दी रीजन, कंपाइलर इंटरप्रेटर में सबसे ज्यादा स्लो होता है इंटरप्रेटर। द रीजन, पाइथन लैंग्वेज इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। द रीजन, पाइथन इज अ स्लोअर देन एनी अदर कंपाइलर लैंग्वेज। समझ में आया? इनसाइट समझ में आया कि पाइथन क्यों स्लो है? ये तो है, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एडवांटेज भी तो है कि अगर मेरे पास पूरा डेटा है, कुछ जगह पे अगर एरर आ गया, उससे प्रीवियस वाला डेटा का मुझे आउटपुट भी तो मिल रहा है। ये भी तो एडवांटेज है हमारे पास, लेकिन उसका डिसएडवांटेजेस भी तो करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो जरूरी क्या है, तुम चूज कर लो। स्पीड अप वाला इशू था हमारे पास, मान लिया हमने, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे वाला भी सोचते हैं। ओके। इंटरप्रेटर वाला समझ में आ गया। वापस में फीचर्स पे ही आ रहा हूँ। मैंने कहा था तुम लोगों को क्या करो, रिसर्च करके आ जाओ। तो तुम लोगों ने की नहीं की, आई डोंट नो, अब समझ में आ जाएगा। तो रिसर्च पे ही आते, तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब क्या, समझ में आया? तो लिए इसको नोट डाउन करोगे, उसके बाद में फीचर्स पे आता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, 15 मिनट ना ते पाठव ना।
इंटरप्रेटर काय आहे? काय करणार? ये क्वेश्चन था, मैं आगे बताने ही वाला था लिटरली, एंड थैंक कि ये क्वेश्चन आ गए। द क्वेश्चन इज कि सर इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है या एग्जीक्यूट करता है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटर है क्या बताया है हमने इंटरप्रेटर को? एग्जीक्यूटर बताया है क्या? नहीं। इट इज अ कंप्यूटर ट्रांसलेटर, द रीजन इट विल ओनली ट्रांसलेट द कोड, तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट द कोड। एग्जीक्यूट होगा वो मैंने वो वहां पे मेंशन कर दिया था एक्सप्लेन करते समय, लेकिन एग्जीक्यूशन होगा ये एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर करेगा ये थोड़ी ना बताया। एग्जीक्यूशन करने के लिए देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाइथन कर्नल, कर्नल उसको एग्जीक्यूट करेगा, इंटरप्रेटर उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? और ये क्वेश्चन मोस्टली होता ही है, याद रखना। एग्जीक्यूशन पूछा जाता है, पाइथन इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज, या तुम लोग जब भी पाइथन के बारे में पूछेंगे एज अ फ्रेशर उन लोगों को कुछ बेसिक चीजें तुम लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसा ही उनका एजप्शन होता है। चाहता डिटेल में बेसिक नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एडवांस लेवल के चीजें हैं, उतना थोड़ा बहुत पता है तभी भी ओके है। लेकिन बेसिक वाले पे मतलब एडवांस में कभी किसी ने एपीआई के बारे में पूछा, एपीआई में एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर हो गया तभी भी चलेगा उनके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन पर, ट्रांसलेटर पे अगर तुम लोगों ने गलत आंसर प्रोवाइड कर दिया तो वो नहीं चलेगा। तुम लोगों को इंस्टॉलेशन पाइथन का नहीं आता है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आ रहा है तो वो नहीं चलेगा। तुम लोगों को ऑपरेटर्स अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं चलेगा। ठीक? तो बेसिक तुम लोगों को बहुत परफेक्ट करना पड़ेगा, बेसिक परफेक्ट करना है। दी रीजन तुम लोगों को पाइथन के हमने कुछ कुछ 3 स्टेजेस बनाए हैं। फर्स्ट स्टेज इज पाइथन फाउंडेशन। फाउंडेशन पता है? बिल्डिंग का फाउंडेशन वगैरह वर्ड तो सुना होगा। बिल्डिंग का फाउंडेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए तभी बिल्डिंग बहुत बढ़िया तरीके से बनती है, राइट? बिल्कुल उसी तरीके से तुम लोगों को पाइथन अगर बढ़िया तरीके से सीखना है तुम लोगों को ये फाउंडेशन बहुत कंप्लीट करना पड़ेगा ठीक से, जिसके अंदर हम बेसिक्स में ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स मतलब टोकन्स देखते हैं मोस्ट। टोकन्स के बाद हम उसमें देखते हैं ब्रांचिंग, लूपिंग, फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, ये सब इसके अंदर आएगा। यहाँ तक तुम लोगों को कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। ये अगर परफेक्ट आ रहा है तभी आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज बीच में स्किप कर देना। गेटिंग? क्योंकि तुम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होने वाले हैं जो सर मुझे घर पे फोन आया था, मम्मी की याद आ रही है, सर गार्डन में घूमने जाना है, बहुत दिन से सर गाँव नहीं गया, सर मैंने बहुत दिन से मम्मी के हाथ की रोटी नहीं खाई, तो मेरे को जाना है वहां पे। ऐसे वाले से नाराज आएंगे ना, 6 या 8 महीने तक ना उसको निगलेक्ट कर देना, दिमाग से निकाल देना कि 6 8 महीने तक जब तक जॉब नहीं लगती है तब तक गाँव में मुंह नहीं दिखाओगे। सिंपल एज दैट, भूल जाओगे, पूरा कंसंट्रेशन इस पे करोगे। ये ये रीजन ये पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद जॉब लगने के बाद घर पे जाओ और आप मेंटेन करके जाओ। ये मतलब ऐसे पेड़ डाला तो मूवीज में कैसे दिख रहा है, साउथ मूवीज में ऐसे पेड़ डालने के बाद पूरे ऐसे हवाई हवा इधर उधर चल रही है, लाइक मास ऐसे मास भी एंट्री कर दे जाओ, तब उस लेवल पे जाओगे। लेकिन अगर बीच में ही चले जाओगे ना, जैसे कि मैं कहूँगा सैटरडे संडे, अभी स्टार्टिंग में तुम लोगों के मैं सेशंस अरेंज नहीं करता सैटरडे में, तो तुम लोग को 2 दिन छुट्टी होती है, या तो सैटरडे और संडे। 2 दिन मिलते हैं तभी गायब हो जाते हैं। 2 दिन जाने के लिए तुम 3 दिन मिस करते हो फिर यहाँ पे, एक तो फ्राइडे भी मिस करते हो और ऊपर से मंडे भी मिस करते हो। तो ये फ्राइडे और मंडे वाला फिर जो मिस हुआ वो कंप्लीट होगा क्या, नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। कोई भी गाँव नहीं जाएगा, कुछ भी रीजन हो, शादी होगी उसके सालगिरह पे जाना, किसी का बर्थडे है, बर्थडे हर साल आता है, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा बर्थडे भी हर साल आएगा। कोई मूवीज है देखनी है, वो मूवीज की जगह दूसरी उसका अलग से पार्ट आएगा, वो देख लेना। थिएटर में एकदम एसी थिएटर में जाके देख सकते हो अगर जॉब लगी तो। अभी अगर जाओगे ना तो फिर मोबाइल के देखने के लायक भी नहीं रहोगे। गेटिंग? दिस इज द हार्श रियलिटी, तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं। आगे इसके एग्जाम्पल भी दूंगा, ऐसे ही मैं कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोलता हूँ, विदाउट अ प्रूफ कुछ नहीं बोलता, मेरे पास सभी के एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके? तो ये क्लियर है?
आगे कंटिन्यू नहीं करना था, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑन कर दिया जिन लोगों का। यहाँ पे कितने लोगों ने रिसर्च कर दिया है? कितने लोगों ने रिसर्च किया वो पाइथन इंटरप्रेटर पे? ये नोट डाउन किया ना? सॉरी, अपना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे चार्ट बॉक्स में मेंशन करो कितने लोगों ने किया रिसर्च, यहाँ पे किया। आदत से मुझे हाँ किया। ये ऐसा कैसा किया अभी यहाँ पे? कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है? साउथ की मूवी है वो, एक बहुत बढ़िया मूवी है। मुझे तेरे आंखों में डर दिख रहा है। मारे खड़ा लोग हो। ऐसे ही लगता है जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो ठीक है, एक और दिन का बफर टाइम आगे से। जब भी मैं टास्क दूंगा वो टास्क उसी टाइम पे कंप्लीट कर लेना। जिसका भी पेंडिंग रह गया है उनको एक दिन का और बफर टाइम मिल रहा है। लेकिन कल मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ और तब मुझे तुम लोगों का रिसर्च कंप्लीट होना चाहिए। गेटिंग? यहाँ तक हमने देख लिया, इंटरप्रेटर के बारे में देख लिया, कंपाइलर के बारे में देख लिया। घर पे जाकर पूरी रिवीजन करना है क्योंकि ये सब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। और फिर कल हम देखने वाले हैं दी इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, जिसमें हम डिटेल में ये देखेंगे कि तुम कुछ भी अगर आंसर प्रोवाइड कर रहे हो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे या फीचर्स के बारे में। फीचर्स के बारे में अगर कह रहे हो तो उसको डायरेक्टली एक इजी पार्ट से कि ये इसे नहीं कहना है कि पाइथन इज ए इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर लैंग्वेज के साथ ये भी एक्सप्लेन करना है। Interpreter language means it will translate the binary code. Sorry, it will translate your source code into the binary line by line. ये आंसर आना चाहिए। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज मतलब क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशंस वहां पे कंसिडर किए जाएंगे। अदरवाइज कौन भी बोलेगा पाइथन इज इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या क्या आता है, भर भर के आता है फिर तो। ये आंसर तो दूसरा भी देगा ना। दूसरे इंस्टीट्यूट का पर्सन, दूसरे इंस्टीट्यूट वाला छोड़ दो, जिसने यूट्यूब से पढ़ा था वो भी देगा। तो तुम लोगों को कैसे आंसर प्रोवाइड करने चाहिए? वो आंसर जिसे हम डायरेक्टली अगर मैं एक बार बोलूंगा ना को उस आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा तो आगे वाले के दिमाग में यही होना चाहिए कि भाई यार अच्छा ये वाला बंदा है। इसका मतलब हमारा बहुत कम टाइम में वहां पे सिलेक्शन होना चाहिए। इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तभी जाके बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन होगा। अदरवाइज फिर हमारा एक काउंट बता देता हूँ मैं, आई थिंक बताया क्या मैंने तुम लोगों को कि मैक्सिमम स्टूडेंट को कितने इंटरव्यूज का काउंट दिया था? एक स्टूडेंट था जिसको हमने मैक्सिमम इंटरव्यूज दिए थे, उसका काउंट था 70+। उसको हमने 70 कंपनीज इंटरव्यूज दिए थे और उसके बाद जाके वो प्लेस हुआ है। करना है क्या हमें? वो रिकॉर्ड तोड़ना है क्या? नहीं तोड़ना ना। हाँ। धीरे धीरे तुम लोग घर पे जाओ सोचो और फिर कल मुझे तुम लोग खुद से बताओगे तुम्हारा मिनिमम या मैक्सिमम काउंट कितना होगा कि तुम लोग कितने इंटरव्यू कॉल्स में प्लेस हो सकते हो। ओके। और यही माइंडसेट हमें पहले क्लियर करना है। गेटिंग? ओके, सो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे देन, बाय।